नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए मंत्री अनुभवी हैं और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार टीम भावना से काम करेगी और विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीएम धामी ने नरेंद्र मोदी के उस विजन का भी जिक्र किया जिसमें उत्तराखंड के लिए आने वाला दशक समर्पित बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और सभी मंत्री मिलकर प्रदेश के हित में काम करेंगे। सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। नवरात्र और ईद के त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। एसएसपी देहरादून ने सर्वधर्म प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी सतर्क नजर रख रही है और भ्रामक या विवादित पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आगामी ईद और नवरात्र का त्यौहार अभी चल रहा है और अलविदा जुमा, उसके बाद ईद का महत्वपूर्ण दिवस के बाद साथ साथ हमारा नवरात्र का भी त्यौहार है। इसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो मैन मैनेजमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देहरादून क्षेत्र को 6 जोनों में और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 3 सुपर जोनों में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, जो अपने संपूर्ण क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। उनको पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में पीएम आवास योजना के तहत प्रभावित परिवारों के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 24 फरवरी को सुनवाई के 20 मार्च से 31 मार्च तक 6 स्थानों पर इन कैंपों का आयोजन किया गया है। इन कैंपों के माध्यम से प्रशासन प्रभावित 50,000 से अधिक परिवारों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है ताकि कोई भी परिवार योजना से वंचित न रहे। भारी बारिश के बावजूद रेलवे स्टेशन पर लगाए गए कैंपों में आवेदकों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं प्रशासन द्वारा रिक्शे से अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है, जबकि ईद के त्योहार के मद्देनजर कल कैंप बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कि 19 तारीख के बाद से कैंप का आयोजन किया जाना है, तो आज 20 तारीख है, हमने आज से कैंप शुरू कर दिया है। 31 तारीख तक ये कैंप चलेगा और हमने 6 स्थान चिन्हित किए हैं। टोटल जो बताया गया है कि 8 वार्ड अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 तो कम्प्लीटली अफेक्टेड हैं और 3 वार्ड पार्सली अफेक्टेड हैं। तो 6 स्थान को हमने चिन्हित किया है कैंप के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश थे और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो गाइडलाइन थी, जो उन्होंने निर्देश दिए थे, उसके क्रम में आज से यहाँ पे 6 स्थानों पे कैंप शुरू कर दिए गए हैं और वार्ड वाइज इन कैंपों को चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि कुछ अभी वितरण कार्य हमारा बचा हुआ है, तो हमारी 6 की 6 टीमों के कुछ सदस्य टीम फॉर्मों के वितरण में भी लगे हुए हैं। उधम सिंह नगर में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता में अव्यवस्था देखने को मिली है। अफजलगढ़ रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर सुबह से ही हजारों उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी। पहले सुचारू रूप से मिलने वाली गैस अब काफी विलंब से उपलब्ध हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी और मारामारी दिखाई दी। उपभोक्ताओं ने सरकार के दावों को झूठा और गलत बताया।
और 1 बजे से 7 बजे तक प्रत्येक दिन। इसमें 2 लोग हमारे अधिकारी यहाँ पर रहते हैं और इसकी निगरानी रखते हैं। निगरानी का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह की कालाबाजारी ना हो, ओवर रेटिंग ना हो। हम लोग जो पर्ची काट के ला रहे हैं, गैस लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपको किस रेट पर मिला, तो लोग बताते हैं कि हमें 942 रुपये से लिखा है और 942 में सिलेंडर मिला। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, पूरी पारदर्शिता रहे और जो सरकार की मंशा है। सर क्या कहते हैं, 2 विंडो हमारी बुकिंग काउंटर में लगी हुई है और क्या कहते हैं गैस की सप्लाई पर हर दिन एक लोड हमको प्राप्त हो जा रहा है। आज थोड़ा डिले है लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है प्लांट से और हमारे सेल्स अफसर द्वारा कि अभी थोड़ी देर में हम लोड निकाल देंगे। कल पर्ची कटी, आज लोग सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, अभी 12:30 बज चुके हैं, कोई गैस नहीं मिल पा रही, सभी जनता परेशान है। बात नहीं करने को तैयार है, न बतलाने को तैयार है क्या आगी या नहीं आगी। राम कासमपुर गैस के लिए आए साहब, 4 दिन से परेशान हो रहे हैं इंडियन गैस एजेंसी पे। रोज आना रोज चले जाओ और धांधलीबाजी हो रही, जो आगे तो पैसे देते हैं, पिछले वाले ऐसे रह जाए लाइन में लगे। गैस एजेंसी वाले कभी कहते हैं गाड़ी आ रही है, कभी कहते हैं ना आ रही है। जो है गैस की समस्या की वजह से है रुकी हुई है गाड़ी अधिकारी कह रहे हैं अभी ना कोई गाड़ी का सूचित कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी। तो ये तो बता दें कि यहाँ साहब गाड़ी आएगी तो ठीक है, रुके या नहीं आ रही तो क्लियर साहब कह दे कि गाड़ी नहीं आ रही, अपने अपने घर जाए। 8 दिन से परेशान है जाते, हमें गैस मिलने को तैयार नहीं है। ईद हमारी सिर पे रखी है, बताइए कहाँ से सारे गांव के लोग बेचारे सब परेशान है। बताइए सब मजदूर आदमी है, सब पता कहाँ से गैस लाए बताओ। सुबह से पड़े हैं यहाँ पे, आज भी 8 दिन मुझे हो गया आते जाते, तो बताइए कैसे करें हम। देहरादून में जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देशन पर एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी हरिगिरी ने विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गैस आपूर्ति, वितरण और स्टॉक की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य आम जनता को समय पर और बिना परेशानी के गैस उपलब्ध कराना है। देखिए, वर्तमान में जैसे कि ये गैस की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है और डीएम साहब द्वारा भी इसमें समय समय पर समीक्षा बैठकों में भी निर्देशित किया है कि जितने भी हमारी गैस एजेंसियां हैं उसमें जो उपभोक्ता हैं उनको होम डिलीवरी के माध्यम से ही हम लोग गैसों का वितरण कराएं। किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी या कोई ऐसी सब घटना संज्ञान में आने पर हम लोग की जो टीम्स गठित की गई क्यूआरटी देहरादून में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को सुव्यवस्थित करने नई व्यवस्था लागू की गई है। तेल कंपनियों ने जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य में 63,054 व्यावसायिक कनेक्शन हैं, जिन्हें 311 एजेंसियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। वहीं अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। नई एसओपी के तहत होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, अस्पताल और फार्मास्यूटिकल इकाइयों को उनकी दैनिक जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक एसओपी जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं और कल से ही तीनों ऑयल कंपनियों ने देहरादून में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने
कोचिंग संस्थानों के बढ़ते प्रभाव और बच्चों पर बढ़ते दबाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, जीवन कौशल और सामाजिक संस्कार का केंद्र है। कोचिंग संस्थानों में केवल रटंत शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जिससे बच्चों का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। देहरादून के दून हॉस्पिटल में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आम जनता के लिए परेशानी बन गया है। पिछले 1 महीने से प्रक्रिया प्रभावित है, जिससे लोग बार बार अस्पताल और संबंधित दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी उन अभिभावकों को हो रही है जिनके बच्चों का स्कूल एडमिशन नजदीक है। समय पर प्रमाण पत्र न मिलने से एडमिशन प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। जनता प्रशासन से मांग कर रही है कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। हल्द्वानी में स्टेडियम क्षेत्र से रामपुर रोड तक एक युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बुलेट बाइक पर सवार 2 युवक लगातार युवती का पीछा करते हुए अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे थे। युवती अपने भाई के साथ बाइक पर थी और डर के बीच चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं मनोज कथियाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सख्त कार्रवाई जारी है। के माध्यम से ही एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, जिसके आधार पे एक जो महिला और एक पुरुष के पीछे पीछे एक बाइक पे 2 लोग हैं, जिनके द्वारा उनको छेड़ा जा रहा है। मतलब उस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं और उन्होंने पुश भी किया है उसमें। और बाकी जो पूरा वीडियो है उसको हम लोग ने देख के उसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और वो दोनों जो एक्यूज्ड है वो उनकी जो है वेरिफिकेशन उनका वो हमने वेरीफाई कर लिया है। अभी फिलहाल उनको हम पूछताछ उनसे कर रहे हैं। हल्द्वानी में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। जगदम्बा मंदिर, शीतला माता मंदिर और काली चौड़ मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें हैं। नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष का आगाज भी हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। वार्षिकोत्सव होता है नववर्ष के उपलक्ष्य में। आज के दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। आज के दिन से पहली नवरात्रि को मां शैलपुत्री की पूजा होती है, तो सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे विशाल रूप में पूजा होती है। बस जो मांगा है मिल ही जाएगा, ऊपर वाला दे ही देगा। रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्ते ब्रह्मणे नमः। आज विक्रमी संवत 1983 प्रारंभ हुआ है। आज का जो यह वासंती नवरात्र में जो प्रथम दिन जो साल बड़वा जिसको कहते हैं, वह जो है सृष्टि का प्रथम दिन है, सृष्टि का आरंभ का दिन है। तो इसलिए आज से जो है प्रथम दिवस में माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ जो हिमांचल पुत्री जो माँ पार्वती हैं, आज शैलपुत्री का पूजन करने से जो 9 दिन में जो हमारी जो 9 प्रकार की शक्तियां हैं वह अनुरूप होती हैं और वर देने वाली होती हैं। देहरादून में रसोई गैस की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। सिलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हैं। कई मजदूरों को बिना गैस के फैक्ट्री, घर या किसी परिचित के यहां खाना पड़ रहा है, जबकि कुछ को भूखे सोना पड़ रहा है। छोटे सिलेंडर भरवाने के लिए 600 से 700 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस किल्लत ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है और लोग जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी यही दिक्कत आ रही है कि मेरे पास 8-10 दिन से गैस खत्म हो गई है। मैं इधर उधर गया भी दुकानों पे, पहली तो बात की गैस कहीं मिली ही नहीं है। अगर एक आधी दुकान पे मिली भी है कहीं, तो प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि वो 400-500 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं। दूसरे खाना में इधर उधर खाया
2-4 दिन तो इधर उधर खाया, कभी मकान मालिक के यहाँ बनवा लिया, कभी दूध गर्म करके पी लिया, ऐसे ही सो गया। दिन दान में जो है कैंटीन से खा लिया या इधर उधर कुछ फल फूल लेकर खा लिया, ऐसे समय गुजार रहा हूँ। रात को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ रहा है। गैस की वजह से इतनी प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर परिसर में हिंदू युवा वाहिनी उत्तराखंड द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज सेवा में हिस्सा लिया। इस मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विकास त्यागी ने कहा कि रक्तदान महादान है और एकत्रित रक्त अस्पतालों में भर्ती जरूरतमंद मरीजों और आपातकालीन स्थितियों में जीवन बचाने में उपयोग किया जाएगा। शिविर के सफल संचालन में स्वयंसेवकों, रक्तदाताओं और मेडिकल टीम का योगदान सराहनीय रहा। द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य हमें उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, ब्लड परचेज नहीं कर सकते, उनको फ्री ब्लड उन तक पहुंचाया जाए, पहला। दूसरा, हमने इंद्रेश हॉस्पिटल से प्रार्थना की है कि अगर हमारे द्वारा दिया गया ब्लड हमारे देश के जवानों तक पहुंचाया जा सके तो उसमें हमें और भी आनंद आएगा। हालांकि हम लोग तो अब समय समय पर जो है रक्तदान शिविर लगाते ही रहेंगे और हिंदू युवा वाहिनी का जो उद्देश्य है वो हिंदू के लिए हमेशा सदैव जो है उनकी रक्षा करना और उनकी सहायता करना। कोटद्वार में पौड़ी पुलिस द्वारा वारंटियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एडिशनल एसपी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि कोर्ट परिसर द्वारा वारंटी घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस लगातार दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और अब तक दर्जनों वारंटियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अभियान जारी रहेगा और किसी भी वारंटी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वारंटियों का सतत रूप से एक अभियान कह लीजिए या एक न्यायिक प्रक्रिया भी है, जिसमें समय समय पर माननीय न्यायालय द्वारा वारंट प्रेषित किए जाते हैं थाने को। एनआई एक्ट का हो चाहे वो पूर्व मुकदमों से संबंधित हो, और उस क्रम में लगातार अभी हाल ही में 2 वारंटियों को भी कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूरे जिले में लगातार इस पर कार्रवाई की जाती रहती है।
एडीएम अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीआरओ और ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डेंजर जोन, मलबा प्रभावित क्षेत्रों और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। औड़ी बैंड से छाम सियासू तक चिन्हित संवेदनशील स्थलों की समीक्षा की गई। एडीएम ने चारधाम यात्रा को देखते हुए कार्यों को समय सीमा में प्राथमिकता से पूरा करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। बीआरओ की बैठक में निर्देश दिया गया कि जो भी NH-34 है, जिसे पुराना 94 कहा जाता था, उसमें नरेंद्र नगर के बाद, बल्कि कहा जाए तो भद्रकाली मंदिर से लेकर के पूरा जो जाता है NH-34, उसमें जगह जगह जो है मलबा भरा हुआ है। तो सड़क के किनारे कई स्थानों पर मलबा है, जिसे हटाने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसे हटा देंगे। ये अगर NH-34 की बात करें तो जो बीआरओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया वो यही किया गया कि जहां जहां पुस्ते टूटे हुए हैं, रोड पूरा क्लियर करें, मलबा पड़ा हुआ है, रोड को क्लियर करें, पुस्ते लगाएं और कहीं कोई ऐसी समस्या 19 अप्रैल के पहले नहीं आनी चाहिए। देहरादून में प्रेमनगर क्षेत्र में अज्ञात महिला के हत्या मामले का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में जांच में मृतका के पहले पति को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने महिला की हत्या कर शव को कट्टे में बंद कर मांडूवाला के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने सभी सुरागों को जोड़कर आरोपी तक पहुंच बनाई और इसे अज्ञात महिला को न्याय दिलाने में सफलता बताया। कार्रवाई में पुलिस स्वयं वादी बनी और सतत जांच की। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला में बाला सुंदरी मंदिर के पास में एक महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसमें उसकी शिनाख्त किसी प्रकार से नहीं की जा रही थी। इसलिए पुलिस के द्वारा आगे आके चौकी इंचार्ज द्वारा हत्या का मुकदमा 103 BNS एक्ट में कायम कराया गया था। उसके बाद से हमारी टीमें लगातार इस हत्या के खुलासे के लिए लगी थी, जिसमें 8 विभिन्न टीमें करीब 5000 से ज़्यादा वेरिफिकेशन के बाद 19 तारीख को एक महत्वपूर्ण सफलता हमें इसमें हाथ लगी थी, जिसमें इसके हस्बैंड को, जो इसका पति है रंजीत शर्मा, उसको इसकी हत्या के लिए पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। उसके द्वारा जब पूछताछ में पता लगा तो एक महिला का नाम रूपा है, जो पूर्व में इसकी पत्नी रही है। और ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश जाकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का स्वास्थ्य जांचा। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी ली और मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि सतपाल महाराज के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे और उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।